अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आज की ब्रांड न्यू वीलॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग के इब्तिदा में सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो बहुत हौलनाक किस्म का डेडलॉक है जहाँ पे पहुँच गई है। और ये डेडलॉक क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखें, हुआ ये है कि सारी चीज़ें ठीक डायरेक्शन में चल रही थी। ऐन उस वक्त हुकूमत ने एक ऐसा हथकंडा इस्तेमाल किया जो ना कानूनी तौर पे दुरुस्त है, ना इखलाकी तौर पे दुरुस्त है। हुकूमत ने प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कमेटी के अंदर जो है वो जो इसका एक तरीक़ाकार था, जो उसका एक एक्ट था, उसके अंदर तरमीम कर दी। और तरमीम करके कादी फ़ायद ईसा साहब को ये इख्तियार दे दिया कि 3 सीनियर जजेस बैठें। इसके बजाय आप ये करें कि अपनी मर्ज़ी का एक जज बैठा के तो आप 2-1 की अक्सरियत से जो चाहें आप बेंच बना लें। तो एक डिक्टेटर जैसे इख्तियारात कादी फ़ायद ईसा साहब को दे दिए हुकूमत ने। अच्छा, इस मामले के ऊपर जो कमेटी के एक और मुस्तकिल मेंबर हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो इसके अंदर नहीं बैठता। और उन्होंने जो तहरीरी तौर पे एतराज़ किया, उन्होंने कहा जी एक तो ऑर्डिनेंस हंगामी बुनियादों के ऊपर, कैसे हंगामी बुनियादें हैं ही नहीं, ये अचानक जारी कर दिया गया और चंद घंटे के अंदर ये सारी कार्रवाई की गई। जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होना था और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों अवेलेबल थे। कादी फ़ायद ईसा साहब उस दिन जो है वो गायब थे, वो नहीं आए। जुमे वाले दिन जो है चंद घंटों के अंदर पहले कैबिनेट, फिर सदर और फिर कादी फ़ायद ईसा, इन तीनों ने एक एक्टिविटी की और उसके नतीजे में जो तरमीम की गई वो लागू हो गई और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बाहर हो गए। और उनके बाद जो है बाकी जजेस को छोड़ते हुए नीचे से जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब को कादी साहब उस कमेटी के अंदर ले आए। मंसूर अली शाह साहब ने कर दिया उसका बाइकआउट। अब हुआ ये है कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिसके तहत कादी फ़ायद ईसा साहब को एक बहुत बड़ा और ताकत का इख्तियार मिल गया है, इस ऑर्डिनेंस को बार बार चैलेंज किया गया। यानी लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया और कराची हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। उन दोनों के अंदर एक ही दम फैसला आया कल के दिन में, एक ही वक्त में अचानक फैसला आया जो महफूज फैसले सुना दिए गए। और लाहौर हाई कोर्ट ने 2 तारीख अक्टूबर की, यानी 2 तारीख, कितना लंबा टाइम दे दिया। और सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो 3 तारीख दे दी, यानी उन्होंने भी एक लंबा वक्त दे दिया। इतना लंबा वक्त क्या ऐसे अहम तरीन मामले को दिया जा सकता है? क्योंकि ये फौरी नौयत का मामला है और फौरी नौयत का मामला ये कैसे है इसको ज़रा समझ लीजिए। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने बेंचेस बनेंगे वो यही कमेटी बनाएगी। अगर तो ये ऑर्डिनेंस गलत है तो वो जो बेंचेस बनेंगे वो गलत हैं, और अगर ये ऑर्डिनेंस ठीक है तो बेंचेस बनेंगे वो ठीक है। दूसरी जानिब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सारे जज बैठे और बैठकर फैसला कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 2 पटिशन्स इसके खिलाफ दायर कर दी गई हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को सुना जा सकता है? मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में इसको इसलिए इंटरटेन किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे जी हाई कोर्ट में सुना जा रहा है तो हम यहाँ पे क्यों सुने। लेकिन उसूलन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाना चाहिए। वफाक का वकील ये बात हाई कोर्ट के अंदर खड़ा होकर कह भी रहा था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगा कैसे? क्योंकि इस वक्त की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसी के ऊपर तो एतराज़ है। जो पटिशन आई हैं वो भी उसी के खिलाफ आई हैं और उसी के खिलाफ ये केस लगा है। तो क्या वही कमेटी बेंच बनाएगी? ये है एक ऐसा नुक्ता जहाँ पे आके मामला फंस गया है। और अगर वो कमेटी बेंच नहीं बनाएगी तो दूसरा रास्ता ये है कि तमाम जजेस जो है वो चाहे फुल कोर्ट का बेंच बनाकर बैठ जाए, चाहे अपनी इंटरनल मीटिंग करके बैठ जाए, और जो 19 जजेस इस वक्त मौजूद हैं वो बैठकर फैसला करें कि क्या ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया ये ठीक है या गलत है। मैं कादी फ़ायद ईसा साहब का एक स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कादी फ़ायद ईसा साहब माजी में इसके बारे में क्या कहते थे। कादी साहब कहते थे शट डाउन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। इफ़ लॉज आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ऑर्डिनेंसेस, कि अगर आपने कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करने हैं ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए से तो फिर आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें, उसको बंद कर दें। ये जनाब कादी फ़ायद ईसा साहब कहते थे। और ये जो स्टेटमेंट है कादी फ़ायद ईसा साहब का, ये पुराना है, यानी 2019 में सितंबर 24 2019 में ये छपा हुआ है। और कादी फ़ायद ईसा साहब उस वक्त इस तरह की बातें करते थे कि जनाब आप तो कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। और फिर इन्होंने कादी साहब ने बाद में 2022 में एक फ़ैसले में लिखा कि बहुत ही हंगामी सूरत हाल हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो और हालात को बहुत अजीबोगरीब हो तो फिर आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी। हंगामी सूरत हाल क्या है कि हुकूमत की सारी तवज्जो और हुकूमत की सारी उम्मीदें
वो 30 सितंबर को जो फैसला आ रहा है या जो केस लग रहा है उसके साथ वाबस्ता है। वहाँ पे काजी फ़ायद ईसा साहब ने एक ऐसा बेंच बनाया हुआ है जिनमें 3 जजेस काजी फ़ायद ईसा साहब के हम ख्याल हैं, और उनमें एक जज वो है जो एडहॉक जजेस तैनात किए गए थे, उनमें से एक को ले आए हैं आईनी नौयत का मुकदमा सुनने के लिए। नाजरीन, इसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की जेल में मुलाकात हुई है, जिसके बाद इमरान खान ने उनको कुछ अहम हिदायत जारी की हैं। इमरान रियाज ने बताया कि अली अमीन गंडापुर जब जेल से बाहर आए तो इंतहाई जारहाना रवैया अपनाए हुए थे। इमरान रियाज ने कहा कि इमरान खान की ये खूबी है कि जो भी उनसे मिलकर जेल से बाहर आता है तो वो भरपूर एनर्जी के साथ आता है। यही इमरान खान का करिश्मा है कि जेल में बैठे हुए भी वो बाहर के लोगों को एनर्जी देते हैं और उनको मजबूत करते हैं कि डट कर हालात का सामना करो। नाज़रीन, इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काजी फ़ायद ईसा आईनी तरमीम के बेनिफिशरी है, और आईनी तरमीम के हवाले से या उसके हवाले से जो जुड़े हुए केसेस हैं वो भी काजी फ़ायद ईसा साहब सुन रहे हैं। ये भी बड़ी हैरत की बात है ना कि जो बेनिफिशरी हैं आईनी तरमीम के, वही आईनी तरमीम के बंदोबस्त के लिए जो केसेस हैं वो भी वही सुन रहे हैं, जिनमें एक केस 63A का भी है, खुद उसके सरबराह बने हुए हैं बेंच के काजी फ़ायद ईसा साहब। तो अब आ जाए आप केस में हो क्या रहा है। काजी फ़ायद ईसा आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं जो इंसाफ नहीं होने दे रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल से जो हो रहा है सबको पता चल गया है। ये क्या कर रहे हैं, ये सब गैंग ऑफ 3 को तौसीह देने के लिए किया जा रहा है। मुल्क का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं। गैंग ऑफ 3 की तौसीह की वजह से सारा मुल्क दांव पर लगा हुआ है। इमरान खान ने कहा कि यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं, जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं। हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। इमरान खान का कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात को पूरी दुनिया ने फ्रॉड इलेक्शन कहा। एक मरतबा भी काजी फ़ायद ईसा ने यह नहीं कहा कि हमारी ख़वातीन और कारकुनान जो जेलों में हैं उनके साथ क्या हो रहा है। 9 मई वाक़यात में उन्होंने आग लगाई। ISPR जवाब दे के CCTV फुटेजेस कहाँ गई। ये चाहते हैं कि PTI किसी भी तरह से ऊपर ना आए। मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस का ये काम होता है कि वो बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। गर्मियों का जलसा भी क्या 6 बजे ख़त्म हो जाता है, यानी गर्मियों में तो 6 बजे शाम होती है। सारी कौम को पता है कि क्या हो रहा है। कल से जो हो रहा है इससे वादे है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और मईशत समेत पूरा निज़ाम डोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि इस पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसीलिए इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। चीफ जस्टिस भी इलेक्शन फ्रॉड का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भिजवा देता है। सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन की तारीफ चीफ जस्टिस करता है। थर्ड अंपायर सबको कंट्रोल कर रहा है, वो इनकी टीम का कैप्टन है। इनका मकसद ये है कि फ्रॉड सामने ना आ जाए और PTI ऊपर ना आ जाए। इमरान खान ने कहा कि PTI के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। आज जजेस को धमकियां मिल रही हैं क्योंकि काजी फ़ायद ईसा नहीं सुनता। वो इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि काजी इनका हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो कहा था, इस पर चीफ जस्टिस ने क्या किया। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह को मुकम्मल बैक करते हैं। इस वक्त याह्या खान पार्ट 2 हुकूमत है। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि उनके बारे में ना सोशल मीडिया पे एक नोटिफिकेशन आया। अब रोज़ाना बहुत सारी सच्ची झूठी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं, तो ये एक फेक नोटिफिकेशन था, सोशल मीडिया पे आया, वायरल हो गया। लेकिन आप देखें फौरी तौर पे पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और पाकिस्तान की वजारत कानून दोनों ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देकर ये कहा जी नहीं, ये फेक है, ये सही नहीं है, हमने कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कोई नोटिफिकेशन जारी करने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं रखते। दिखाई तो ये दे रहा है, लेकिन अगर वकला की तहरीक खड़ी हो गई और पब्लिक खड़ी हो गई साथ और अदलिया ने अंगड़ाई ले ली और अपनी स्पेस को रीगेन करने का सोच लिया, तो इनको नोटिफिकेशन जो है ना वो सूली पे टंग पे इनको देना पड़ेगा। इनको नोटिफिकेशन हर हाल में करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त याह्या खान पार्ट 2 हुकूमत है। मशरकी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो लोग हुकूक चाहते थे। ताकत का इस्तेमाल करके इन्हें अलहदगी की जानिब धकेल दिया गया।
याह्या खान ने अपनी ताकत के लिए जीती हुई जमात को इक़्तिदार नहीं दिया। इमरान खान ने मजीद कहा कि आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। मैंने कल भी आपको कहा था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, टुथलेस, उनका कोई काम नहीं होगा। सारी ताकत आईनी अदालत के पास चली जाएगी और जूनियर जजेस उस ताकत को एंजॉय करेंगे और सीनियर जजेस क्या उनके मातहत आ जाएंगे। ये बड़ा सीरियस इशू उठने वाला है। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर खत्म करना है। इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करके कादी फायद ईसा को आईनी कोर्ट में बिठाना चाहते हैं। कादी फायद ईसा आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। कादी फायद ईसा इंसाफ होने नहीं दे रहे, उन्होंने हमारा इंतखाबी निशान तक ले लिया था। अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और कुछ और सेनेटर्स के नाम आ रहे हैं कि वो जैसे ही 63A के ऊपर कादी फायद ईसा साहब, देखें ना, गौर करें आप, 63A में क्या है ये आपने याद रखना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है वो अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ लोटा बन के या फ्लोर क्रॉसिंग करके वोट नहीं डाल सकता। ये आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है। अगर वो वोट डालेगा उसकी सीट भी चली जाएगी और वोट गिनती में भी नहीं आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह की हुई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट से दोबारा तशरीह करवाना चाहते हैं आर्टिकल 63A के हवाले से। कादी साहब ने अपनी सरबराही में एक बेंच बना लिया है। 30 सितंबर को वो ये केस सुनने जा रहे हैं। अगर 30 सितंबर को ये केस सुना जाता है और हुकूमत के हक में फैसला आता है तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हों, फजलुर रहमान साहब के हों, किसी भी अपोजिशन जमात के हों, तमाम मेंबर्स के पास ये काबिलियत आ जाएगी कि वो वोट डालें और उनका वोट गिना भी जाएगा। यानी फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग ये जायज हो जाएगी। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की होने वाली मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कुछ अहम हदायत जारी की हैं, क्योंकि पहले कुछ अरसे कबल से इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन जेल से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब आपने एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करनी। जराये के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन एहतजाजी सियासत जारी रखें। और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को आईनी तरमीम के हवाले से होने वाले एहतजाज में हदायत जारी की है कि वो इस तमाम एहतजाज को लीड करें। इमरान रियाज ने बताया कि अब इमरान खान के मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई है। पहले इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी मुज़ाकरात होंगे आप उसको लीड करेंगे, लेकिन अब इमरान खान ने उनको हदायत जारी कर दी है कि जो भी मामलात हो, चाहे हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन आईनी तरमीम के खिलाफ होने वाले एहतजाज में तमाम मामलात को आप लीड करेंगे। नाज़रीन, इमरान रियाज ने इस सारी सूरत हाल पर तजिया देते हुए कहा, अगर आइन में तरमीम हो जाती है और पाकिस्तान की अदलिया को यरगमाल बना लिया जाता है तो पाकिस्तान में फिर इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं होगी। और याद रखिएगा, जैसी हुकूमत दिल करेगा वैसी बन जाया करेगी, जितना अरसा दिल करेगा तब तक रहा करेगी, और जिसका दिल करेगा फॉर्म 47 पे आ जाया करेगा। फिर वोटें डालने का कोई फायदा नहीं है। फिर एक फार्म ऐसे दे दिया करेंगे, ये 47 का फार्म है जी, आप MNA है, यानी फार्म ले लेंगे 250-300 फार्म, एक एक करके सबको दे देंगे, ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका, अब आप लोग MNA हैं। जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ये आपने फॉर्म दिखा देना है, इलेक्शन कमीशन आपका नोटिफिकेशन कर देगा। ये इस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा अगर अदालत को यरगमाल बना लिया गया तो, जिसकी ये कोशिश कर रहे हैं। कादी फायद ईसा साहब का एक स्टेटमेंट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि कादी फायद ईसा साहब एक नया काम कर रहे हैं। वो मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि इसके असरात होंगे आने वाले वक्त में। कादी साहब ने कहा, क्योंकि बलूचिस्तान के एक हल्के का वो केस सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो जुमला बोला, उन्होंने कहा जी वोटों की दोबारा गिनती पर फॉर्म 45, फॉर्म 47 को हतमी तायुन नहीं कहा जा सकता। अब ये तो कादी साहब ने सारा काम ही खराब कर दिया। एक दफा फिर आपको बताता हूं, फॉर्म 47 वो फॉर्म होता है जो हर पोलिंग स्टेशन से हर उम्मीदवार को मिलता है। यानी एक उम्मीदवार ने एक कौमी असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ा या सूबाई असम्बली से, वहां हर पोलिंग स्टेशन से उसका पोलिंग एजेंट एक फॉर्म 45 लेकर आता है, जिस पे वोटों की गिनती करके तसल्ली करके, दो दफा गिनती होती है, तसल्ली करके 2 दफा 3 दफा 4 दफा गिनती करके तसल्ली करके लिख देते हैं जी इस उम्मीदवार के इतने वोट है, इतने वोट है, इतने वोट है, इतने वोट है, इतने वोट है। ये लिख देते हैं कि तमाम उम्मीदवारों के वोटों की फहरिस्त आ जाती है। ये फॉर्म 45 है। और रात के आखिरी पहर जब सारे फॉर्म 45 इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी गिनती को एक और फॉर्म के ऊपर शिफ्ट किया जाता है जिसे फॉर्म 47 कहते हैं। तो हुआ यह कि फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान में जीत रहे थे, 180 नशिस्तें वो जीत रहे थे, यानी बगैर मखसूस नशिस्तों के वो सादा अक्सरियत हासिल कर चुके थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का रेशो था पाकिस्तान में।
लेकिन फिर जाली फार्म 47 जारी कर दिए गए जो फार्म 45 से मैच ही नहीं करते। हुकूमत पूरा जोर लगाकर फार्म 45 और फार्म 47 के रोले से नहीं निकल सकी, क्योंकि हर पाकिस्तानी को समझ आ गया कि ये हो क्या रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने बड़ी कामयाबी और बड़ी मेहनत से असली फार्म 45 हासिल किए थे, ताकि जब ट्रिब्यूनल बनेंगे, अदालतों में जाएंगे, उनको उनकी सीटें वापस मिल जाएगी। अब दो डकैतियां हो रही हैं, एक ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी के लगाए जा रहे हैं, जज अपनी मर्जी के लगाए जा रहे हैं ताकि इंसाफ ना हो सके। दूसरा, जाली फार्म 47 को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह काजी फायदी साहब कह रहे हैं जी फार्म 45 क्या है तो फार्म 47 क्या है। एक्चुअली ये होना नहीं है। इस कौम को समझ आ गई है कि फार्म 45 की हुकूमत किसकी बनी थी और जाली फार्म 47 के ऊपर हुकूमत किसकी बनाई गई है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ये आईनी तरमीम कामयाब हो पाती है या नहीं, लेकिन इसके लिए हुकूमत अपना भरपूर जोर लगा रही है।